हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर जिसका नाम है बिफोर यूपीएससी और मैं हूं आपका दोस्त रत्नेश कुमार गिरी। आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं दोस्तों अपने इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। देखिए, हाल ही में ना एक बहुत ही अच्छी और बहुत ही दमदार न्यूज़ आई है दोस्तों। भारत और एक तरह से बीजेपी की जो गवर्नमेंट है, कुछ स्ट्रॉन्ग फैसले लेने के लिए जानी जाती है और इसी में एक क्रम में आपने कई सारे ऐसे फैसले देखे होंगे, जैसे आपकी नोटबंदी का मामला था, जैसे आपकी अनुच्छेद 370 का मामला था। अभी देखिए आपका जो आपकी काशी विवाद है, जो आपका अयोध्या विवाद है, इसको सुलझाने का मामला हो, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का मामला हो, या फिर अन्य कई ऐसे जो इम्पोर्टेंट फैसले हैं, आप इसको सहमत और असहमत हो सकते हो बीपीएससी के फैसले से। जैसे अभी हाल ही के अग्निपथ वाले फैसले से कई सारे संगठन और स्टूडेंट ने शुरुआत में असहमति भी जताई, फिर बाद में वो अपने अपने काम में जुट गए। तो बीजेपी की सरकार एक तरह से स्ट्रांग फैसले लेने के लिए जानी जाती है और भारत ने इस बार कुछ ऐसा किया दोस्तों जिसके कारण दुनिया चाह करके भी कुछ नहीं कर पा रही है। यानी हमारे कुछ पड़ोसी देश तड़प रहे हैं इस फैसले से, बौखला रहे हैं, लेकिन उनके पास कोई चारा नहीं बच रहा है। तो पूरे मुद्दे को डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ हम देखेंगे कौन से ऐसे विवाद हैं, क्यों यहाँ पर इस मुद्दे को यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ मैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, यहाँ पर एक आपको बहुत सारे देशों का आपको यहाँ पर फ्लैग और इमेज दिख रहा होगा, जिसमें खास तौर पे अगर आप बात करें तो हमारा प्यारा भारत है। इसके साथ साथ आप देखो तो यहाँ पर जर्मनी, ब्रिटेन, ब्राज़ील, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ईयू जो आपकी यूरोप का संगठन है 30 देशों का, जापान, साउथ अफ्रीका, फिर यहाँ पर फ्रांस, टर्की, यूनाइटेड स्टेट्स, सऊदी अरब, रसिया। इधर आपका ये आप फ्लैग बताओ दोस्तों, ये कौन सी फ्लैग है? ठीक है। और यहाँ पर देखिए ये आपका चाइना, साउथ कोरिया, इधर आपका देखिए तो कनाडा, और यहाँ पर इटली। वैसे मैं आपको बता देता हूँ ये इंडोनेशिया का फ्लैग है दोस्तों। ठीक है। तो यहाँ पर ये 20 देशों का संगठन है जिसको हम लोग नाम देते हैं G20। तो बात करेंगे इस पूरे मुद्दे की। ठीक है। सबसे पहले देखिए, दुनिया आपका परस्पर चलता है, मनुष्य भी एक सामाजिक प्राणी है, तो हम सभी को एक दूसरे की आवश्यकता पड़ती है। सेम ऐसे ही कंट्रीज को आपका एक दूसरे की आवश्यकता पड़ेगी। अगर आप अपनी अर्थव्यवस्था को, अपने व्यापार को अपने अंदर तक सीमित रखते हो, तो उस परिस्थिति में आप काफ़ी ज़्यादा जो कह सकते हो आर्थिक विकास नहीं कर सकते। ठीक है। आपकी डेवलपमेंट एक लिमिट तक ही होती है क्योंकि आपके पास स्कोप नहीं होता। इसी कारण से देखिए, प्राचीन काल में भी आक्रमण हुए थे क्योंकि लोगों को क्षेत्र चाहिए थे। मध्यकाल में भी आपने देखा कि यूरोप के खास तौर पे इंग्लैंड, फ्रांस, डच वाले देशों ने दुनिया के लगभग क्षेत्रों में अपना आधिपत्य जमाया, गुलाम बनाया, उपनिवेश बनाए, ताकि उनको व्यापार के लिए मार्केट मिल सके, बाजार मिल सके, कच्चे माल के लिए साधन मिल सके। जिसमें कह सकते हो कि भारत को बोला जाता था कि द डायमंड ऑफ द क्वीन क्राउन, यानी वो ब्रिटेन का ताज था ये, खास तौर पे आपके अमेरिका के हाथ से निकल जाने के बाद। अब यहाँ पर बात कर रहे हैं इसी चीज़ के बारे में कि आज भी दुनिया जो है ना, कई सारे संबंधों पे चलती है। आप अपने पड़ोसियों के साथ संबंध बनाकर एक गुट बनाते हो, आप अपने दोस्तों के साथ एक संबंध बनाते हो। उसी ढंग से अर्थव्यवस्था के आधार पर, सैन्य शक्ति के आधार पर, आपके विचार के आधार पर, हर जगह आपको गुटबाजी, गुटबंदी, या फिर आप उसको कह सकते हो कि सहयोग की भावना, संगठन की भावना उत्पन्न होती है। जैसे अगर आप व्यापार की बात करो तो दुनिया में 195 देशों का एक संगठन है जिसको बोलते हैं विश्व व्यापार संगठन। ये आमतौर पे सामान्य नियम कानून तय करता है कि किस तरह से व्यापार होने चाहिए। अभी देखिए यहाँ पर ऊर्जा के क्षेत्र में बात करें तो यहाँ पर है इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। यानी मिला जुला के अगर मैं आपको बताऊं तो दुनिया संगठन पे चलती है और लोग अपने कुछ क्राइटेरिया के आधार पर ऐसे ही किसी को किसी संगठन में शामिल नहीं कर लेते। कुछ उसमें कॉमन होता है, तभी वहाँ पर संगठन का निर्माण होता है। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सबसे इम्पोर्टेंट जो संगठन माना जाता है दुनिया का, वो है आपका G7। G7 क्या है? ग्रुप ऑफ 7 कंट्री, यानी 7 ऐसे देशों का समूह जिसको माना जाता है कि वो विकसित देश है। यानी उनकी आपकी मानव सूचकांक, मानव का जीवन स्तर, शिक्षा, स्वास्थ्य, वहाँ की जो अर्थव्यवस्था है वो काफ़ी ज़्यादा सुदृढ़ है, वो अपने आप पे काफ़ी ज़्यादा आत्मनिर्भर है। तो ऐसे 7 देशों को बोला जाता है G7। अब इसमें कंट्री कौन कौन से हैं तो आप याद रखिएगा। एक तो आपका अमेरिका है, यूएसए। दूसरा आपका इंग्लैंड। भारत या एशिया का एकमात्र देश आपको यहाँ मिलेगा, जापान। फिर आपको यूरोप से देखिए तो इटली, जर्मनी, फ्रांस, और फिर नॉर्थ अमेरिका से एक और देश आपको मिलेगा, कनाडा। तो ये 7 देशों का समूह को हम लोग बोलते हैं G7।
फिर बीच में ना यहाँ पर जब शीत युद्ध खत्म हुआ तो आपका रूस को, जो पहले यूएसएसआर सोवियत संघ कहलाता था, उसको भी शामिल किया गया। लेकिन रूस जो है अपनी सुरक्षा कारणों से लेके या अपनी महत्वाकांक्षा के कारण 2014 ईस्वी में, अभी जिस यूक्रेन से उसका युद्ध चल रहा है दोस्तों, उसका 2014 में एक बड़ा हिस्सा जिसको क्रीमिया बोला जाता था, क्रीमिया प्रायद्वीप, उसको आपके रूस ने क्या किया, हड़प लिया, उस पे अधिकार कर लिया। अब आपको पता होना चाहिए कि प्रायद्वीप क्या होता है, तो प्रायद्वीप को भी थोड़ा समझिए। प्रायद्वीप का मतलब होता है एक ऐसा भूखंड, ऐसी ज़मीन जो आपकी 3 ओर पानी से घिरी हो। जैसे अगर आप दक्षिण भारत की बात करो तो दक्षिण भारत जो है एक प्रायद्वीप है, पेनिनसुला है, ठीक है? तो याद रखिएगा कि क्रीमिया भी एक पेनिनसुला था जिसको 2014 में यहाँ पर रूस ने क्या किया, एनेक्स कर लिया, जिसके कारण इसको G8 से हटा दिया गया और फिर से ये संगठन G7 हो गया। अभी इसके अलावा इन देशों ने देखा कि सिर्फ हम 8 देशों या 7 देशों से यहाँ पर काम नहीं चलने वाला, क्योंकि दुनिया में कई ऐसे देश हैं जो अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसकी अर्थव्यवस्था, जिसकी जनसंख्या, जिसका व्यापार में भागीदारी काफ़ी ज़्यादा है। इस कारण से देखिए कि एक और आपका बनाया गया G20 करके, यानी ग्रुप ऑफ 20 नेशन। अब क्या यहाँ पर 20 देश हैं? तो नहीं, यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे 19 देश और एक खुद में जो संगठन है, लोकल आप कह सकते हो अलायंस है, जिसको बोलते हैं यूरोपीय यूनियन। ये यूरोप के लगभग वर्तमान समय में बात करें तो 30 देशों का एक संगठन है, जो आपसी सामंजस्य पे व्यापार करते हैं। उनकी मुद्रा समान है, उनकी करेंसी समान है, उनकी पुलिसिंग लगभग आपकी एक जैसी मिलेगी, उनका जो आपका वीज़ा पॉलिसी है एक जैसा मिलेगा, व्यापार नीति एक जैसी मिलेगी, उनकी संसद एक यूरोपीय संसद भी कहलाती है। उनके जितने आपके स्पेस प्रोजेक्ट देखोगे, डिफेंस प्रोजेक्ट देखोगे, उसमें उनकी स्ट्रांग भागीदारी देखने को मिलेगी। तो एक 19 देश प्लस में एक संगठन यहाँ पर भाग लेता है, यूरोपीय यूनियन। तो याद रखिएगा कि G20 में 20 देश नहीं है, G20 में आपके 19 देश है। अब ये 19 देश कौन है? तो G7 के अलावा आपका रूस हो गया, G8। इसके बाद देखिए दक्षिण अमेरिका से भी यहाँ पर प्रतिनिधित्व मिला है, जबकि इधर आपका दक्षिण अमेरिका से कोई प्रतिनिधि नहीं है। यहाँ पर देखिए दक्षिण अमेरिका से आपका अर्जेंटीना और ब्राज़ील 2 कंट्री देखने को मिलेगा। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से ऑस्ट्रेलिया हो गया। एशिया से बात करें तो चाइना, इंडिया, इंडोनेशिया, आपका सऊदी अरेबिया, साउथ कोरिया, ये आपको कंट्री देखने को मिलेंगे। नॉर्थ अमेरिका से एक जो कंट्री है दोस्तों, आपका मेक्सिको, ये भी याद रखिएगा। अफ्रीका महाद्वीप को भी यहाँ पर भागीदारी दी गई है और साउथ अफ्रीका यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा अफ्रीका महाद्वीप से। और तुर्की आपका, या तुर्की जिसको बोलते हैं, तो याद रखिएगा कि तुर्की एकमात्र ऐसा देश है जिसकी एक शहर आपका इस्तांबुल 2 अलग-अलग महाद्वीपों में पड़ता है। तो साथ ही साथ आपको मैं कुछ करंट अफेयर्स भी बताते चल रहा हूँ कि तुर्की एक का इस्तांबुल जो है एकमात्र ऐसा शहर है दुनिया का जो 2 देशों में नहीं पड़ता दोस्तों, 2 महादेश में पड़ता है। तो याद रखिएगा इस चीज़ को, कभी-कभी पूछ लिया जाता है। अभी ये चर्चा में भी है क्योंकि आपका काला सागर का रास्ता तुर्की के सी ऑफ फास्फोरस से होके ही गुजरता है, ठीक है? तो अभी देखिए ये आपका मैप दिखाना चाहूँगा। आप एक तरह से देख सकते हो कि ये आपका अफ्रीका महाद्वीप का एक बड़ा हिस्सा छोड़ दो तो लगभग पूरी दुनिया में आपका G20 का डंका देखने को मिलेगा। यानी नॉर्थ अमेरिका तो आपका पूरा आ गया, लैटिन अमेरिका भी देखिए आपका 60% से ज़्यादा है, एशिया लगभग आपका 60% से ज़्यादा है, यूरोप आपका लगभग 40-45% से ज़्यादा है। एक अफ्रीका महाद्वीप ही ऐसा है दोस्तों जहाँ पर चूंकि मानव की शैक्षणिक स्तर, अर्थव्यवस्था उतनी अभी उस लेवल तक पहुँची नहीं है, इसलिए हम लोग इसको अल्प विकसित देश या अविकसित देश की कैटेगरी बोलते हैं और इसलिए हम लोग इसको G20 में काउंट नहीं करते, क्योंकि G20 क्या है, दुनिया के 20 प्रभावशाली आपके अर्थव्यवस्था वाले देशों का समूह है। अब यहाँ पर क्या जब इनकी मीटिंग होती है तो किस तरह की मीटिंग होती है, थोड़ा सा वो भी जानिए। आमतौर पे मीटिंग कई लेवल पे होती है दोस्तों, मिनिस्ट्रियल लेवल पे होती है, सांस्कृतिक लेवल पे होती है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट जो मीटिंग होता है ना उसको बोलते हैं शिखर सम्मेलन, समिट। शिखर सम्मेलन में क्या है, उस देश के जो शिखर पोस्ट पे हैं, यानी सबसे टॉप लेवल के जो उनके राजनेता होते हैं, चाहे वो उनके देश में राष्ट्रपति हों, जैसे अमेरिका की बात करें तो वहाँ के जो बाइडेन है वो सबसे टॉप लेवल के वहाँ के आपके राजनेता हैं। भारत के नरेंद्र मोदी सबसे टॉप हैं, आपके सी जिनपिंग चाइना के सबसे टॉप लेवल के होंगे, पुतिन जो राष्ट्रपति हैं वो आपके रूस के। इस तरह से सबसे टॉप लेवल के जो आपके आपके राजनेता होते हैं या पॉलिसी मेकर होते हैं वो यहाँ पर पार्टिसिपेट करते हैं। लेकिन सिर्फ यही 20 देश या 19 देश और EU भाग नहीं लेता। आप याद रखिएगा इसमें कई देशों को ना ऑब्जर्वर का स्टेटस होता है। ऑब्जर्वर स्टेटस कहने का मतलब क्या है कि आप भागीदार तो नहीं है, लेकिन आप जो है आकर के हमारी कार्रवाई को देख सकते हैं,
ठीक है, आप हमारी कार्रवाई को देख सकते हैं, हम आपको बोलने का मौका भी देंगे, लेकिन किसी मुद्दे पे अगर वोटिंग होती है, सीरियस डिस्कशन होती है, तो वहाँ पर आप वोट नहीं कर सकते। ठीक है, तो गेस्ट मेंबर और ऑब्जर्वर में आप थोड़ा ये याद रखिएगा कि गेस्ट मेंबर्स होते हैं वो आपके पूर्णकालिक सदस्य होते हैं, जबकि ऑब्जर्वर्स होते हैं वो आपके अल्पकालिक सदस्य होते हैं। उनको वहाँ पर मीटिंग में स्पेशली इनवाइट किया जाता है ताकि आप आइए और इस कार्रवाई को देखिए। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए इनकी इंपॉर्टेंस क्या है G20 की। 20 देश का ही तो समूह है, यानी 19 देश और एक ईयू। तो ऐसे क्या बड़ी बात है, क्योंकि इससे भी कई बड़े बड़े संगठन है। अगर आप अभी हाल ही में नुपुर शर्मा की कमेंट की बात करोगे तो देखिए एक संगठन आपका फिर से न्यूज़ में है, वो है आपका OIC, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक काउंसिल। ठीक है, या इस्लामिक कंट्री, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्री, यानी जो भी आपके इस्लाम वाले देश हैं उनका एक समूह है, जो लगभग 50 प्लस मेंबर वहाँ पे हैं। यानी संयुक्त राष्ट्र के बाद सबसे बड़ी वो आपकी संगठन है। लेकिन ये उससे भी बड़ी या इम्पोर्टेंट आपकी क्यों हो जाती है, क्योंकि देखिए ये यहाँ पे जो डाटा है वो इस चीज़ को बयां कर रहा है कि ये जो G20 है, इसके पास दुनिया की लगभग 70% पॉपुलेशन है। यानी जितनी भी आबादी है 7 करोड़ 6 करोड़ की, उसका 70% मात्र इन 19 देश और यूरोप के यूनियन में रहता है। फिर देखिए दुनिया का 80% व्यापार आपका इसी G20 देशों के बीच में होता है। यानी आपस में लगभग ये आपका 80% जो है व्यापार करते हैं। दुनिया की जो 84-85% जो संपदा है, इकोनॉमी है, संपत्ति है, संसाधन है, वो इन्हीं 19 देश और यूरोपीय यूनियन के पास है। और साथ ही साथ चूंकि इनके पास पैसा है, पावर है, जनसंख्या है, तो दुनिया में सबसे ज़्यादा प्रदूषण जो है वो भी आपका यही 20-19 प्लस आपके यूरोपीय यूनियन वाले देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो याद रखिएगा। अभी यहाँ पर देखिए 28 मेंबर दिखा रहा है, बट थोड़ा अपडेट कर लीजिएगा, ये पुरानी इमेज है। यहाँ पर अभी वर्तमान समय में आपको 30 देश देखने को मिलेंगे। ठीक है, और सबसे नया जो है वो आया आपका न्यू मैसेडोनिया। तो आप चाहो तो वो भी याद रख सकते हो। आप लोकेशन एक बार देख सकते हो, क्योंकि कभी कभी आपसे लोकेशन भी पूछ ली जाती है एग्जाम में। ठीक है, अब भारत को पहली बार इसकी मेजबानी करने का मौका मिला, यानी पहली बार भारत में कोई इतना बड़ा आयोजन हो रहा है दोस्तों, कि जहाँ पर 20 सबसे बड़े जो आपके संगठन हैं, या 20 सबसे बड़े, 19 सबसे बड़े देश और एक सबसे बड़ा जो और सबसे इम्पोर्टेंट जो संगठन है आपका यूरोप, उसके जो संगठन है वो यहाँ पर उसके नेता, शीर्ष लेवल के नेता, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, चांसलर जो भी हो, वो भारत आएंगे एक साथ। ठीक है, अलग अलग यात्राएं तो इनकी होती रहती हैं। तो भारत ने इस मौके को भुनाने का यहाँ पर डिसीजन लिया है, यानी हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसको यूटिलाइज करेंगे। और यूटिलाइज कहाँ करेंगे दोस्तों, तो धरती के स्वर्ग में। यानी हम जो है G20 का आयोजन, इन जो महानुभाव हैं जो हमारे भारत में एक साथ पधारेंगे, हम इनका स्वागत करेंगे जम्मू कश्मीर की धरती पे। और ऐसा सरकार ने क्यों डिसीजन लिया है, देखिए अपने आप में ना ये बहुत कह सकते हो कि हार्श डिसीजन भी है और बहुत स्ट्रिक्ट डिसीजन भी है। ये दो धारी तलवार की तरह भी काम कर सकते हैं, क्योंकि आपको यहाँ पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने होंगे। लेकिन जैसा हमने पहले ही बोला कि ये जो गवर्नमेंट है आपकी एनडीए की, ये स्ट्रिक्ट डिसीजन के लिए और बोल्ड स्टेप्स के लिए जानी जाती है। तो यहाँ पर आपको वो चीज़ देखने को मिल जाएगी। अब यही कारण है कि सरकार ने फैसला किया कि जो आपका इंसर्जेंट एरिया है, यानी ऐसा क्षेत्र जम्मू कश्मीर जो काफ़ी लंबे समय तक आपका आंतरिक अराजकता अशांति से जूझता रहा है, जहाँ पर हमने 5 अगस्त 2019 को अनुच्छेद 370 को हटाया है। 31 अक्टूबर 2019 को हमने रीऑर्गेनाइजेशन, इसको फिर से इसकी सीमाओं का निर्धारण किया है। तो याद रखिएगा 31 अक्टूबर 2019 को हमने फिर से रीऑर्गेनाइज किया है। और अभी देखोगे कि तो पहले ये पूरा का पूरा जम्मू कश्मीर एक हुआ करता था। अभी यहाँ पर इसको 2 यूटी आपके संघ शासित क्षेत्रों में बांट दिया गया है, जिसमें एक है आपका जम्मू और कश्मीर ये वाला हिस्सा, और दूसरा आपका मिलेगा ये लद्दाख टेरिटरी, जिसमें 2 जिले हैं, लेह और कारगिल। इसमें भी देखिए तो बोला जाता है कि आपका जो जम्मू और कश्मीर है, इसके कई काफ़ी हिस्से पे आपका पीओके है, यानी पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है। ठीक है, तो आप थोड़ा सा उस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अभी यहाँ पर डिलिमिटेशन भी हो रहा है, और कश्मीर कुछ और कारण से भी चुना गया दोस्तों, क्योंकि ये धरती का स्वर्ग माना जाता है अपनी सुंदरता के कारण। यानी आप इस इमेज को देख सकते हो, तो यहाँ पर क्या नहीं है, आपको सुंदर वादियाँ, सुंदर घाटियाँ, फूलों की घाटी, तरह तरह के यहाँ पे बिल्कुल एक अच्छे लोग। ठीक है, अच्छे लोग भी देखने को मिल जाएंगे आपको, आपकी डल झील के नज़ारे देखने को मिल जाएंगे, प्राकृतिक सुंदरता, ऐतिहासिक इमारत। तो एक अपने आप में ना ये स्वर्ग से कम नहीं है। और अगर यहाँ पर अराजकता का माहौल नहीं होता दोस्तों,
तो मेरा ये व्यक्तिगत मानना है कि यूरोप के जो इतने अच्छे अच्छे डेस्टिनेशन हम लोग देखते हैं, स्विट्जरलैंड और बाकी जगह जहाँ पर भारत से लोग भर भर के जाते हैं आपकी घूमने के लिए, 80% यूरोप जाने वाले जो आपके टूरिस्ट हैं, पर्यटक हैं, वो आपका कश्मीर जाते हैं। ये सिर्फ एक सिक्योरिटी पर्पस के कारण यहाँ पर थोड़ी सी आपकी पर्यटकों की संख्या शुरुआत में कम थी। अभी के टाइम में अगर देखोगे तो काफ़ी ज़्यादा आपको व्यापार में और पर्यटक में यहाँ पर वृद्धि देखने को मिली है। अब यही कारण है कि आपकी सुंदरता है, सशक्तता है। और ये आप देखिए जम्मू कश्मीर का पुराना मैप है दोस्तों, जिस समय डोगरा राजवंश जब जम्मू कश्मीर पर शासन करता था तो कुछ इस तरह की इमेज थी और वो कुछ इस तरह का उसका एरिया हुआ करता था। नीचे आप अब देखो तो यहाँ पर ब्रिटिश राज भी देखने को मिलेगा। ये आपका नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविनेंस जो है आपका, वो देखने को मिलेगा। तो याद रखिएगा, ये देखिए आपका तिब्बत है जिसको 1959 में चीन ने क्या किया, एनेक्स कर लिया। यहाँ पर आपका चीन इधर ही था। और पहले अफगानिस्तान वाला हिस्से में सोवियत यूनियन का शासन चलता था दोस्तों। तो आप देखिए यहाँ पर आपका, सॉरी, ये आपका अफगानिस्तान का हिस्सा ये वाला है। और इधर आपका तुर्कमेनिस्तान वगैरह का जो एरिया है जो पहले सोवियत संघ में काउंट होता था। ठीक है, ये इमेज देखिए। अब यहाँ पर ये क्या कर रहे हैं, दुआ तो कर नहीं रहे। ये आपका 2021 में जो आपका G20 का समिट हुआ इटली में, तो ये वहाँ की समापन की तस्वीर है जहाँ पर ये 20 जो राष्ट्राध्यक्ष हैं या 19 राष्ट्राध्यक्ष प्लस EU जो है, वो आपका एक साथ तस्वीरें खिंचा रहे हैं। ठीक है, और ये वहाँ की फेमस जो है आपकी रोमन एम्पायर के प्रतीक, या कह लो कि ओपेरा जिसको बोलते हैं वहाँ का, ये उसकी इमेजेस हैं। ठीक है, अब यहाँ पर एक संगठन या एक चीज़ आपको याद रखिएगा, G20 ट्राइका। ठीक है, अब ये ट्राइका क्या है, तो देखिए अभी ऐसा माना जा रहा है कि तीन तीन देश आपका, इटली, इंडोनेशिया और इंडिया, 21 में इटली को यहाँ पर इसकी मेजबानी मिली, 22 में इंडोनेशिया इसकी मेजबानी करेगा और 23 में इंडिया इसकी मेजबानी करेगा। यानी तीन ऐसे देश जिनका नाम क्या हो रहा है, आई से स्टार्ट हो रहा है। तो इस कारण से देखिए कि आपका इसको बोला जाता है G20 ट्रोइका, यानी तीन आई से स्टार्ट होने वाले देश। अब ये G20 ट्रोइका क्यों बनाया गया, तो इसलिए ताकि तीनों देश आपस में समन्वय बिठा सकें और आपस में डिस्कस कर सकें कि हम किस तरह से इस G20 को अधिक से अधिक यूटिलाइज करेंगे, किस तरह से हम जो इसको बेहतर समिट बनाएंगे, यानी जो हमारे यहाँ आयोजन होगा उसको बेहतर से बेहतरीन कैसे बना सकते हैं। इसको लेकर के तीनों आपस में एक अनौपचारिक वार्ता या जो भी कह लो डाटा शेयरिंग करेंगे। अब जम्मू कश्मीर को चुनने का तीन रीजन मैंने पहले ही आपको बोला। एक तो सिक्योरिटी, यानी 1900 आपकी अनुच्छेद 370 हटने के बाद दुनिया के कई देश जो है वहाँ पर मानवाधिकार की बात भी उठी थी। हमारे पड़ोसी देशों ने यहाँ पर अल्पसंख्यक अत्याचार की बात भी की थी। तो इससे बेहतर मौका नहीं मिलता आपको जम्मू कश्मीर की एक पहचान दिखाने का उन राष्ट्राध्यक्षों को जो हमारे यहाँ आ रहे हैं, उनको भारत की वास्तविकता और जम्मू कश्मीर की वास्तविकता से परिचय कराना। दूसरा देखिए यहाँ पर है इकोनॉमिकल, चूंकि अब अनुच्छेद 370 हट गया, अब भारत का संविधान लागू है। भारत सरकार यहाँ पर जितने भी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट हैं उसको लागू कर सकती है। अभी हाल ही में देखिए तो सबसे ज़्यादा पैसा जो है आपका जम्मू कश्मीर के लिए दिया जा रहा है। आपको अगर अगर आप सीरियस स्टूडेंट हैं तो आपको पता होगा कि जो आपके वित्त आयोग है, पहले 42% राज्यों को हिस्सा दिया जा करता था टैक्स में, अभी 1-1% सभी राज्यों का कट गया। वो इसलिए ताकि आपका जम्मू कश्मीर वाले हिस्से को थोड़ा सा यहाँ पर रैपिड डेवलपमेंट किया जाए, वहाँ पर बहुत ज़्यादा यहाँ पर विकास किया जाए। और तीसरा यहाँ पर देखिए इसी बहाने आपका क्या होगा, सिक्योरिटी को और ज़्यादा स्ट्रेंथन किया जाएगा। हम अपने डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, हम अपने सिक्योरिटी प्रोजेक्ट को और अच्छी तरह से यहाँ पर क्या कर पाएंगे, टाइट कर पाएंगे। तो इस कारण से देखिए इस चीज़ को चुना गया था। अब जम्मू कश्मीर की लोकेशन देखिए तो भारत का ये मुकुट है दोस्तों, सबसे उत्तर में पाया जाता है आपका है। यहाँ पर देखिए आपकी इमेज जो दिखा रहा है यहाँ पर, ये डॉट डॉट लाइन, ये विवादास्पद एरिया है दोस्तों, जहाँ पर अलग अलग देशों के साथ हमारा विवाद चल रहा है। जैसे जो ए वाला हिस्सा है ये देखिए, एडमिनिस्ट्रेटिव बाई पाकिस्तान क्लेम्ड बाई इंडिया, जिसको हम लोग POK बोलते हैं। और पाकिस्तान की ये इमेज है दोस्तों, ये इसको बोलता है आपका आज़ाद कश्मीर। ठीक है, तो देखिए आप कोई भी देश अपनी इमेज कर सकता है। यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पाकिस्तान यहाँ तक दिख रहा है, तो हम भी चाहें तो हम पूरा पाकिस्तान को भारत में दिखा सकते हैं, कोई यहाँ पर बड़ा इशू नहीं है। ठीक है, और ये वो मेन एरिया है आपका कश्मीर वैली का, क्योंकि पहाड़ों से तो आपका इन्फिल्ट्रेशन घुसपैठ उतनी नहीं होती, लेकिन जो नदी घाटियाँ हैं वो आपके घुसपैठियों को काफ़ी हेल्प करता है। एक नेचुरल रूप से कह सकते हो कि प्राकृतिक रूप से एक संरक्षण प्रदान करता है। इस कारण से हमारी फोर्सेज को काफ़ी मशक्कत करनी पड़ती है इस एरिया में। अभी देखिए यहाँ पर एक रीऑर्गेनाइजेशन भी हो रहा है, रीऑर्गेनाइजेशन, सॉरी, डिलिमिटेशन हो रहा है।
डिलिमिटेशन क्या होता है, तो हमने पहले के वीडियोज़ में डिस्कस किया है। डिलिमिटेशन होता है कि हम चुनाव का जो होता है कभी भी, तो उसके लिए हम लोग चुनावी क्षेत्र का सीमाओं का निर्धारण करते हैं। मान लो जनसंख्या इधर से उधर होती है, तो उस कारण से हम लोग क्या करते हैं, एक एवरेज जनसंख्या यहाँ पर चाहते हैं, ताकि सभी क्षेत्रों को एक एज एन एवरेज लेवल की जनसंख्या का प्रतिनिधित्व मिले। तो यहाँ पर 7 नई सीटें आपकी डिलिमिटेशन में बढ़ गई है, कुब्बाड़ा में, रईसी में, राजौरी में, सांबा में, किश्तवाड़ में, डोडा में और कठुआ में। आप रईसी में याद रखिएगा कि अभी हमने पिछले वीडियोज़ में डिस्कस किया कि रईसी में ही आपका चेनाब नदी पे दुनिया का सबसे ऊंचा और सबसे लंबा आपका सिंगल स्टील ब्रिज बन रहा है दोस्तों। तो ये था आपका पूरा वीडियो। उम्मीद है आपको भारत की विदेश नीति काफ़ी पसंद आती होगी। उम्मीद है आपको ये सेशन भी अच्छा लगा होगा। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो थोड़ी सपोर्ट दिखाइए, लाइक शेयर जरूर कीजिए दोस्तों। पर्यावरण का ध्यान रखिए, बड़ों का सम्मान कीजिए और सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा कीजिए। थैंक यू सो मच।